Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss drug of cardiovascular system. तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग की, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, एंटी कोगुलेंट ड्रग एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी एरिथमिया ड्रग। इन्हीं टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स एक एंजाइना की कंडीशन होती, उस कंडीशन के अंदर ये ड्रग दिए जाते हैं और मतलब क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता, कौन कौन से ड्रग होते और इस कंडीशन एंजाइना कंडीशन के अंदर क्या मतलब देखने को मिलता है, तो सब की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंजाइना की। तो एंजाइना एक कंडीशन है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग देते हैं। तो एंजाइना एक कंडीशन है जिसमें हम लोग को सीवियर चेस्ट पेन होता है। तो सीवियर चेस्ट पेन क्यों होता है? जो हमारा ब्लड है ना, वो हमारे हार्ट तक प्रॉपर पहुंचता नहीं। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। जो हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है, या तो उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाए। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लड की सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाएगी हार्ट की मसल के पास, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो मतलब सीवियर चेस्ट पेन अराइज होगा, ठीक है ना। और दूसरी क्या है, जो हमारी जो ब्लड वेसल है और जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सप्लाई कम हो जाएगी ब्लड की। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसके अंदर इम्बेलेंस हो जाता है। डिमांड ज्यादा है, जो अपना हार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, तो वहां पे हार्ट को चाहिए प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो उसकी जो डिमांड और जो सप्लाई है वो में इम्बेलेंस हो जाता है। अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही। सप्लाई क्यों कम हो रही? एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा या फिर आर्टरीज है वो नैरो हो रही। तो उसी कंडीशन हम लोग को सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है ना। तो एक सीवियर चेस्ट पेन होता है एंजाइना की कंडीशन के अंदर और डिस्कम्फर्ट वाई रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। तो एंजाइना की कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड की जो सप्लाई हो जाती है वो हार्ट की मसल है, जो हार्ट की जो मेन मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है मायोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती ऑक्सीजन की, तो उस कंडीशन के अंदर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करता है, तो फिर सीवियर चेस्ट पेन अराइज होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका जो मेन कॉज है वो यही कॉज है। तो ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई, हार्ट को मतलब डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन की और सप्लाई कम मिल रही है, तो उस कंडीशन में एंजाइना की कंडीशन मतलब एंजाइना अराइज होता है। तो एंजाइना के टाइप की बात कर रहे हैं, तो एंजाइना बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक तो स्टेबल एंजाइना होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना और तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना। जो पहला होता है अनस्टेबल एंजाइना, तो वो पहला है स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया या फिर कुछ और अदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी के दौरान तुम्हें चेस्ट पेन अराइज हो रहा, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना, ठीक है ना। जब भी तुम कोई एक्टिविटी करोगे तो उस कंडीशन के दौरान अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या है कि मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तुम रेस्ट कर रहे हो, मतलब जैसे तुम कहीं पे बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, सो रहे हो, कुछ भी, मतलब तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, उसके बाद भी अगर चेस्ट पेन हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। जो अनस्टेबल एंजाइना वो बेसिकली होता है जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज के मतलब ब्लॉकेज हो रहा है तो मतलब तुम एक्टिविटी करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क कोई मैटर नहीं करेगी। अब जब ब्लॉकेज है तो ब्लड की सप्लाई ऑब्वियसली कम होगी हार्ट की मसल को, तो अनस्टेबल एंजाइना के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी करो चाहे मत करो, चेस्ट पेन कभी भी हो सकता है। मतलब कभी भी मतलब जब भी तुम रेस्ट पे हो तो उस कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और लास्ट है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना मतलब फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप का बेसिकली एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। जो एंजाइना की जो कंडीशन है उसका जो मेन कॉज है ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई में इम्बेलेंस हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो हमने ये तो कंडीशन तो देख ली, कंडीशन क्या है, मतलब क्यों होती है, कितने टाइप का एंजाइना ये देख लिया। अब मैकेनिज्म मतलब हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब क्या पाथवे है, क्या मतलब हम लोग मतलब स्ट्रेटजी रखेंगे जिससे हम लोग एंजाइना की कंडीशन को ट्रीट कर सकें। तो मतलब दो कंडीशन है, तो दो मतलब मोड ऑफ मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। एक तो क्या है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियम बाय डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरी।
जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है, अगर वो नैरो हो गई तो उनको डायलेट कर दो, डायलेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, उनका डायमीटर कम हो गया, शॉर्ट हो गया, तो अब ऐसे ड्रग्स दो जिससे उनका डायमीटर बढ़ जाए और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको वो इंक्रीज हो जाए, तो एंजाइना की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, ठीक है ना। और जो दूसरा है उसमें क्या है, जो डिक्रीज द वर्क लोड, अब जो अपने हार्ट का काम है ना, जो पंपिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा, तो उसकी वर्कलोड कम कर दो। जब वर्कलोड कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग जो उसका जो वर्कलोड है वो डिक्रीज कर देंगे, जिससे जो मायोकार्डियम अपनी जो लेयर है हार्ट की, तो उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी कम ही नीड होगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो हमारा चेस्ट पेन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो मोड ऑफ मैकेनिज्म है। सब पहला क्या, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर दो, डायलेट करने के बाद ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दो, और दूसरा क्या है, जो अपना हार्ट है उसका जो वर्कलोड कम कर दो, वर्कलोड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन की नीड कम होगी। तो ये दोनों मोड ऑफ एक्शन है। अब बात करें क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन मतलब दो पार्ट में किया गया डिवाइड, एक तो एक्यूट एंजाइनल ड्रग्स और दूसरा क्रॉनिक एंजाइनल ड्रग्स। एक्यूट एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं, मतलब किसी को एक्यूट एंजाइना है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एंजाइना हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक्यूट ड्रग देते हैं। तो इसके अंदर जीटीएन आता है, ठीक है ना, जीटीएन आता है, ये मतलब शॉर्ट एक्टिंग में। और लॉन्ग एक्टिंग, ये भी जो एक्यूट एंजाइनल ड्रग्स है वो दो पार्ट में क्लासिफाई है, एक तो शॉर्ट एक्टिंग और दूसरे लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा कम होता, शॉर्ट होता, थोड़े टाइम के लिए होता, तो इसके शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हम लोग देते हैं जीटीएन, ठीक है ना, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। और जो लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हम लोग देते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट ये दोनों आते हैं लॉन्ग एक्टिंग के अंदर, और जीटीएन आता है ये शॉर्ट एक्टिंग के, और ये एक्यूट एंजाइना कंडीशन में दिए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्रॉनिक एंजाइनल ड्रग्स की, मतलब किसी को लंबे टाइम से एंजाइना प्रॉब्लम है तो उसके अंदर क्रॉनिक एंजाइनल ड्रग्स देते। तो इसके अंदर बेसिकली आते हैं बीटा ब्लॉकर आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर आते हैं, ठीक है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग में है। अब लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग दोनों में सेम है। तो एक्यूट में भी यही थे, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और ट्राइनाइट्रेट और वो मोनोनाइट्रेट। और जो इसके अंदर क्रॉनिक के अंदर में लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो इसके अंदर भी वही सेम ड्रग है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रेट्स की। जो शॉर्ट एंजाइनल ड्रग्स है उसके अंदर नाइट्रेट्स दे रहे थे, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और जीटीएन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रेट की। तो जो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग दोनों जो नाइट्रेट थे, जो मतलब एक्यूट एंजाइनल ड्रग्स के अंदर दे रहे थे, उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बेसिकली सिमिलर है दोनों का, ठीक है ना। बट जो ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन है, मतलब कितनी देर तक उनको एक्ट करना, कितनी देर तक इफेक्ट शो करना, वो दोनों का डिफरेंट है। जो शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं वो उनका जो एक्शन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ ही टाइम के लिए, 2-4 घंटे के लिए। और जो लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, जैसे 10-12 घंटे तक, ठीक है ना। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सिमिलर है, बस उनका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है, उनका शॉर्ट एक्टिंग का कम होता है, लॉन्ग एक्टिंग का ज्यादा होता है। अब बात करें इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो नाइट्रेट थे वो कैसे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। तो जो नाइट्रेट है वो बेसिकली एक्ट करते हैं स्मूथ मसल, जो अपनी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल है, स्मूथ सेल्स है, उन पे जाके एक्ट करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं और डायलेट करते हैं। जब वो डायलेट होते हैं तो जो उनका जो डायमीटर है ब्लड वेसल का वो इंक्रीज हो जाता है, उससे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, नाइट्रेट्स आर एक्ट डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल है उसकी जो स्मूथ मसल है, नाइट्रेट उस पर जाके डायरेक्टली एक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस रिलैक्सेशन दैट कॉजेज वैसोडाइलेशन। जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करते हैं, जब वो स्मूथ मसल रिलैक्स होंगी तो बेसिकली मतलब डायलेशन होगा स्मूथ मसल का, तो डायलेट हो जाएंगी तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, डायलेट होने के बाद उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। पहले जो ब्लड वेसल थी वो ऐसे पतली थी, ठीक है ना, तो उसका डायमीटर कम था और जो रेजिस्टेंस हो रहा था वो रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा था, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। फिर जब हम लोगों ने ये नाइट्रेट ड्रग दिए तो जो जो इसके सेल्स हैं ब्लड वेसल के स्मूथ मसल सेल्स, उन पे जाके एक्ट की, जब उनके अंदर रिलैक्सिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो जो वेसोडाइलेशन की कंडीशन अराइज होगी। तो जब वेसोडाइलेशन होगा तो जो इनका डायमीटर है ब्लड वेसल का,
ये जो डायमीटर है ये बढ़ जाएगा। जब ये डायमीटर बढ़ जाएगा तो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब स्मूथली ब्लड फ्लो करेगा, और जब स्मूथली ब्लड फ्लो करेगा तो मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हार्ट मसल के बाद प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो अपना जो एक्शन है, जो वर्क है, वो प्रॉपर करेगा कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है ना। तो इनका मोड ऑफ एक्शन था। बात कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, मतलब कैसे ड्रग लिए मतलब दिया जाता, बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो टर्म होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक क्या होता है कि बॉडी के ऊपर एक्शन किया, और काइनेटिक का मतलब होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो नाइट्रेट होते हैं वो बेल एब्जॉर्ब ओरल, मतलब हम लोग इनको ओरल दे सकते हैं, बट जो जब भी ओरल देते हैं तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जैसे हमने नाइट्रेट ड्रग है, ओरल भी दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी ओरल देते तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या, तुमने ड्रग दिया, ओरली ड्रग दिया, ड्रग लिया, इनटेक करने के बाद गया स्टोमक में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद पहुंचेगा लीवर में, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो उसका इफेक्ट है वो बॉडी पे कम हो जाता है, उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। तो वही होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ओरल ड्रग जितने भी देते हैं उनके अंदर यही प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर जो ड्रग होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो उनका एक्शन होता है बॉडी में वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम जो ये नाइट्रेट ड्रग है, तो इनको हम लोग इमरजेंसी कंडीशन हो, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो, तो हम उनको सबलिंगुअल देते हैं। सबलिंगुअल देने पे इनकी बायोवेलिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसका जो नाइट्रेट ड्रग है, इनका इफेक्ट विद इन मिनट में आता है। तो सबलिंगुअल रूट इज प्रिफर्ड फॉर अर्ली इफेक्ट, ठीक है ना, एंड बेटर बायोवेलिटी। जब भी हम लोग सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग, तो जो नाइट्रेट होते हैं वो बेसिकली सबलिंगुअल ही दिए जाते हैं। सबलिंगुअल देते हैं तो इनका जो बायोवेलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है ना। तो इनको ओरल बहुत कम ही देते हैं, सबसे ज्यादा सबलिंगुअल ही देते हैं। अब बात करें यूजेस, नाइट्रेट जो ड्रग है वो हम लोग कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, मतलब इंडिकेशन की बात करें तो एक तो एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन में दे सकते हैं, दूसरा एमआई में दे सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है ना। एमआई कंडीशन और ये दोनों की मतलब सिमिलर ही होता है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड और इम्बेलेंस हो जाता है, ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई इन दोनों कंडीशन के अंदर, तो इन दोनों के अंदर दे सकते हो। और साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाए, किसी ने साइनाइड का ज्यादा इंटेक कर लिया, उस कंडीशन में हम लोग नाइट्रेट दे सकते हैं, इनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थे हम लोग के हाँ। फिर बात करें एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट मतलब कोई भी तुम ड्रग दे रहे उसके एडवर्स इफेक्ट में कुछ सरकारी होते हैं जो मतलब कहीं पे भी आ जाते हैं। तो नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फटीग, ये सरकारी सिम्टम है, जब कहीं पे कुछ याद ना आए तो उस जगह पे ये लिख दो। तो इसके अंदर भी वही होते हैं, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, और डिजीनेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं जो क्रॉनिक एंजाइनल ड्रग्स थे उनकी, ठीक है ना। ये तो एक्यूट की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक के अंदर हम लोग दे रहे थे बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब दे रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक के अंदर सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स की, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं, इनका जो एक्शन होता है वो एक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, और इनको यूज करते हैं यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अब जैसे क्रॉनिक कंडीशन है तो लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा, तो उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका जो एक्शन होता है वो दिया तो तुरंत नहीं होता, इनका एक्शन धीमे धीमे होता है और लंबे समय तक चलता है। जैसे कोई भी तुमने दवा खा ली, मतलब कोई तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुमने कोई भी ड्रग इंटेक किया, तुमने दवा खा ली, तो उसका मतलब जैसे कोई पेन हो रहा है, तुम्हें सीवियर पेन हो रहा, तो मतलब कोई तुमने ड्रग इंटेक कर लिया तो उसका जो इंटेंसिटी है पेन की वो धीमे धीमे कम होगी, और मतलब जो ड्रग है उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा, तो मतलब काफी टाइम तक तुम्हें फिर पेन नहीं होगा। तो वैसे ही ये जो बीटा ब्लॉकर है इनका भी यही है कि मतलब इनका जो एक्शन है वो धीमे धीमे होता, और जो इनका इफेक्ट होता है वो लंबे टाइम तक रहता है। तो इनको मतलब क्रॉनिक कंडीशन में हम लोग देते हैं बेसिकली। हाँ। अब बात कर रहे हैं इनके मतलब कैसे ये वर्क करते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं तो B1 रिसेप्टर्स होते हैं, तो B1 रिसेप्टर पे जाके ये एक्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। जब इस पे एक्ट करते हैं तो मतलब एक तो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, जो अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का उसको डिक्रीज करते हैं, और फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होती वो मायोकार्डियम मसल ही होती है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा होता उसको आराम से कर देते, स्लो कर देते। तो एक तो हार्ट रेट कम हो गई, जैसे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो उसको कम कर देंगे, जैसे 60 बार हो गया, और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा था उसको डिक्रीज कर देंगे। तो ये दोनों चीज करती है। जब ये दोनों चीज हो जाएंगे तो मतलब जो वर्कलोड है, वर्कलोड कम हो जाएगी ऑब्वियसली, मतलब जब वर्कलोड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन की डिमांड है
वो भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर क्या करते, एक तो हार्ट रेट को डिक्रीज करते, दूसरा जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मायोकार्डियम का वो भी डिक्रीज करते, पर उससे जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता और ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाती। जब हार्ट वर्क ही कम करेगा तो उसको डिमांड भी तो कम ही होगी ऑक्सीजन की। तो इसके अंदर यही होता है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो और जो एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है उसमें ऐसा नहीं है कि जब भी तुम्हें अराइज हो रही तब बीटा ब्लॉकर लो। अब बीटा ब्लॉकर अगर तुम ले रहे तो रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी मेडिकेशन, ये नहीं जब भी तुम्हें कंडीशन प्रॉब्लम अराइज हो रही तब ले रहे और जैसे ठीक हो गए वैसे नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा इसके अंदर। तो इन एंजाइना पेक्टोरिस बीटा ब्लॉकर हैव टू बी टेकन ऑन द रेगुलर बेसिस, मतलब तुम्हें कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेगा, तुम बीच में स्टॉप और बंद नहीं कर सकते इन ड्रग्स को। अब बात कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ द बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर के अंदर जितने भी लोल, लास्ट में जहाँ पे लोल लगा हो LOL लोल, तो समझ लेना वो बीटा ब्लॉकर्स ही हैं। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल, ये तीनों जो ड्रग हैं वो बीटा ब्लॉकर के अंदर आते हैं। प्रोपेनोलोल, लॉल ये लगा, ठीक है ना, एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल, तो लॉल वाले ड्रग्स सब इसके अंदर ही आते हैं। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास की, जो है पोटेशियम चैनल ओपनर। ये भी हम लोग देते हैं क्रॉनिक एंजाइना के अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। तो इसके मतलब इसका एक्शन वगैरह क्या होता है, तो जो मतलब पोटेशियम चैनल होते हैं जो अपने स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल ब्लड वेसल है तो इसके स्मूथ मसल सेल्स हैं, उनके अंदर पोटेशियम चैनल होते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपनर उन पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो मतलब जो अपने जो ब्लड वेसल्स हैं और जो ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स, वो रिलैक्स हो जाते हैं और वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो होता है, ठीक है ना। तो एक्टिवेट पोटेशियम चैनल इन द स्मूथ मसल, जो अपनी स्मूथ मसल है उनके अंदर पोटेशियम चैनल होते हैं, जो पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग होते हैं, उन्हीं पोटेशियम चैनल को ओपन करने का काम करते हैं। जब वो ओपन हो जाते तो वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो होता है और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, मसल रिलैक्स होती और वेसोडाइलेशन होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है निकोर्नाडिल आता है और मिनॉक्सिडिल आता है पोटेशियम चैनल के अंदर, ठीक है ना। तो इसका एक्शन थोड़ा डिफरेंट था, इसका एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये हार्ट रेट वगैरह डिक्रीज कर रहा था, इसके अंदर हार्ट रेट वगैरह डिक्रीज नहीं हो रही, इसके अंदर डायरेक्टली ब्लड वेसल रिलैक्स हो रही और वेसोडाइलेशन हो रहा है। वेसोडाइलेशन होने के बाद जो मतलब ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल इसके अंदर दो ही है, मिनॉक्सिडिल है और निकोर्नाडिल है। नेक्स्ट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ड्रग देते हैं, उन ड्रग को बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन होता क्या है, ब्लड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ आर्टरीज। जो हमारा ब्लड है जो हार्ट पंप करता है वो ब्लड अपनी आर्टरीज की बॉल पे प्रेशर जनरेट करता, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो जो नॉर्मल अपना जो प्रेशर होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है, तो वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अगर 120/180 अगर ब्लड प्रेशर अपना कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगर 120/80 से अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो रहा है। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। हाइपरटेंशन वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो दूसरी होती है वो होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो इस कंडीशन को जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसका एग्जैक्ट कॉज हमको पता नहीं होता है, नो आइडेंटिफाइबल कॉज, मतलब जो एग्जैक्ट रीजन है, क्या कारण रहे उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही वो तो हमें पता नहीं होता प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर। बट ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ज्यादातर लोगों के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन ही देखने को मिलती है और उसका कॉज हम लोग को पता नहीं होता। और जो इसका दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो अदर कोई मेडिकल कंडीशन, डिजीज कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन हो रही, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी डिसीज हो गई या कोई अदर कंडीशन हो गई उनकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसको ट्रीट करने के लिए फार्माकोलॉजिकल भी है और नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन मेजर्स हैं। तो फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में तो सब ड्रग आ जाते हैं और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं उसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाता।
तो दोनों ही मेजर्स हैं जिससे हम लोग बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स की, जिसमें सबसे पहले बात आती है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो रिड्यूस इनटेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कम लेंगे, सैचुरेटेड फैट कम लेंगे, एल्कोहल कम लेंगे, और स्मोकिंग, ओबेसिटी और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे कि नमक कम लेंगे, सैचुरेटेड फैट कम लेंगे, एल्कोहल इंटेक कर रहे होंगे तो एल्कोहल और स्मोकिंग, ये तो जितने भी कंडीशन है सबका कॉज होती है। तो जो लोग भी कर रहे हैं ये सब धूम्रपान, उन सबको कम कर दो, ठीक है ना। एल्कोहल और स्मोकिंग कमी मतलब करना ही नहीं चाहिए, कम क्या होता है। और ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, उसको भी रिड्यूस करो। स्ट्रेस भी कम ही लेनी चाहिए, स्ट्रेस भी कॉज होता है हाइपरटेंशन का, ठीक है ना। और इंक्रीज हम लोग को डाइट में क्या करना चाहिए? तो डाइट में हम लोग को इंक्रीज करना चाहिए, फ्रूट करनी चाहिए, डाइटरी फाइबर मतलब सैलेड वगैरह ये सब, और फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। आज की जो लाइफ स्टाइल, सेडेटरी लाइफ स्टाइल चल रही, मतलब वही सुबह से शाम तक वही एक ही काम करना डेली का रिपीट एपिसोड में, तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लास हैं। तो सब डाययूरेटिक देते हैं इसके अंदर, एसी इनहिबिटर देते हैं, ठीक है ना, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर भी देते हैं, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर देते हैं, सीसीपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, अल्फा एड्रीजेनिक ब्लॉकर देते हैं, बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर देते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन है, ये मतलब इसके क्लास हैं। तो क्लास के अंदर कौन कौन से ड्रग होते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक वो ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो डाययूरेटिक के अंदर सबसे पहले आता फ्लूसीमाइड आता, इंडापामाइड आता, स्पाइरोनोलेक्टोन आता है, ठीक है ना। ये जो तीनों ड्रग है वो डाययूरेटिक्स के अंदर आते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो एसी इनहिबिटर के अंदर आता कैप्टोप्रिल आता है, एनालाप्रिल आता, रेमिप्रिल आता और लिसिनोप्रिल आता है। ये सब आते हैं एसी इनहिबिटर के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास है वो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर के अंदर आते हैं लो सार्टन आता है, कैंडी सार्टन आता और टेलमी सार्टन आता है। ये सब आते हैं एंजियोटेंसिन ब्लॉकर के अंदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के अंदर दो आते हैं, एलिस्क्रिन आता और रेमिक्रिन आता। ये दोनों ड्रग आते हैं जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के अंदर आते हैं। फिर बात कर रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी। तो इसके अंदर तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जितने भी डिपिन वाले हैं वो सब आते हैं। नेपीडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया और नीमोडिपिन हो गया। जितने भी डिपिन वाले वो सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आते हैं। फिर बात हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास की, वो अल्फा एड्रीजेनिक ब्लॉकर। तो इसके अंदर आते हैं प्राजोसिन आ गया, टेराजोसिन आ गया, डॉक्साजोसिन आ गया। ये सब आते हैं अल्फा एड्रीजेनिक ब्लॉकर के अंदर। नेक्स्ट बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर। तो जितने भी लोल वाले ड्रग हैं वो सब बीटा ब्लॉकर के अंदर आते हैं, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। नेक्स्ट क्लास इज अल्फा प्लस बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर। तो इसके अंदर दो आते हैं, लेविटालॉल आता है और कार्बिडिलॉल आता है। फिर उसके बाद बात करें जो नेक्स्ट क्लास है वो आर्टीरियोडायलेटर। आर्टीरियोडायलेटर के अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो आता हाइड्रोलाइजिन आता है और मिनॉक्सिडिल आता है। फिर जो इसका जो लास्ट क्लास है वो है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। इसके अंदर भी दो ड्रग आते हैं, क्लोनिडिन आता है और मिथाइल डोपा आता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की हमने बात की थी। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डाययूरेटिक्स की। तो डाययूरेटिक वो ड्रग होते हैं जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता, जो प्लाज्मा वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो डाययूरेटिक्स ब्रिंग आउट अ फॉल इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। जो ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको डाययूरेटिक डिक्रीज करते हैं बाय इनहेंसिंग एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर। जो सोडियम और वाटर है उसका एक्सक्रीशन कराते हैं। तो जो डाययूरेटिक होते हैं वो बेसिकली एक्ट करते हैं अपनी किडनी पे। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन पे एक्ट करते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर वो एक्ट करके सबसे पहले वो एक्सक्रीशन कराते हैं सोडियम का। सोडियम का जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर को रिटेंशन करता है बॉडी के अंदर। जब सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा बॉडी से तो वाटर भी रिटेंड नहीं करेगा बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर वाटर भी रिटेंड नहीं करेगा। तो सोडियम का एक्सक्रीशन होता है, वही प्रमोट करता ब्लड से वाटर का एक्सक्रीशन को,
ठीक है ना। और जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको भी डिक्रीज करते हैं। जैसे पर मिनट पे जैसे 6 लीटर वॉल्यूम निकल रहा है, तो डाययूरेटिक देने के बाद तो जो कार्डियक आउटपुट हो जाएगी वो लगभग 5 और 4.5 रह जाएगी लीटर, ठीक है ना, पर मिनट। तो उससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। तो अब इसके अंदर हम लोग डोज की बात करें तो डोज देते 12.5 mg और 25 mg। जो क्लोरथेलिडोन है वो 25 mg देते हैं और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है वो 12.5 mg देते हैं। तो ये बेसिकली एक्ट करते हैं अपनी किडनी पे, ठीक। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर जो क्लास है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इसको हम लोग बोलते हैं एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर भी हम लोग बोलते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो रास सिस्टम होता है अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्लॉक करते हैं, इसको इनएक्टिव करते हैं। तो रास सिस्टम के अंदर होता क्या है, जो ब्लड से जो अपनी बॉडी के अंदर जो एंजियोटेंसिन होता है वो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। जो उसको कन्वर्ट करने वाली एंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो हम लोग यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, आगे की इसकी प्रोसेस बढ़ती है। तो रास सिस्टम के अंदर होता क्या है, जब भी जीएफआर कम होता उस कंडीशन में ये रास सिस्टम एक्टिवेट होता। रास सिस्टम एक्टिवेट होता तो जो वाटर का रिटेंशन होता है और जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है किडनी के अंदर। तो जो एंजियोटेंसिन 1 है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, इसको इनहिबिट कर देंगे। इस जब 1 से 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आगे की जो प्रोसेस है जो रास सिस्टम की वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो उसके बाद जो ब्लड वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो प्रॉपर मतलब बीपी भी नहीं बढ़ेगा उस कंडीशन में। तो एसी इनहिबिटर दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में एसी इनहिबिटर ये कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, डायलेट रहेंगी। जब ब्लड वेसल डायलेट रहेंगी तो प्रॉपर हार्ट को सप्लाई होगी ब्लड की और ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलेगी। और उस कंडीशन में जब ब्लड वेसल डायलेट रहेंगी तो जो प्रेशर है बीपी है वो भी फॉल होगा। जो हार्ट कार्डियक आउटपुट जनरेट कर रहा है, जो कार्डियक आउटपुट निकल रहा है वो मतलब जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था वॉल्स पे, आर्टरी वॉल पे, वो भी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो बीपी होता है वो डिक्रीज होगा, फॉल होगा। 120/80 mm मतलब एचडी नॉर्मल रहता है, तो हाइपरटेंशन में बढ़ जाता है। तो जब ये एसी इनहिबिटर देते हैं तो उस कंडीशन में जो बढ़ा हुआ बीपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब ये एसी इनहिबिटर देंगे तो मतलब फिर क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। अब जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले मतलब सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था तो ब्लड वेसल नैरो थी तो रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा था। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहेंगी। जब डायलेटेड रहेंगी डायमीटर ज्यादा हो गया, अब ये डायमीटर इसका ज्यादा है तो जो रेजिस्टेंस है पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। अब जब रास सिस्टम कंप्लीट नहीं हो रहा तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता सोडियम और वाटर को रिटेंशन कराना। तो जब एल्डोस्टेरोन का इसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा रास सिस्टम के बाद तो वाटर का और जो सोडियम है उसका भी मतलब जो सोडियम है वो भी बॉडी के अंदर रहेगी नहीं, सोडियम का भी एक्सक्रीशन होता रहेगा और वाटर का भी एक्सक्रीशन होता रहेगा बॉडी से। तब ये दोनों चीज का एक्सक्रीशन होगा तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगी और बीपी फॉल होगा। और क्या हमें देखने को मिलेगा, सो डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो जब दोनों चीजें कमी हो जाएंगी, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है बीपी है वो भी कम हो जाएगा। जो बढ़ा हुआ एलिवेटेड बीपी है वो डिक्रीज होगा इस कंडीशन के अंदर। तो एग्जांपल की बात करें एसी इनहिबिटर की, तो एसी इनहिबिटर के अंदर कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल और रेमिप्रिल, ये जो जितने भी प्रिल वाले होते हैं वो सब आते हैं एसी इनहिबिटर के अंदर, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो जो एसीवी इनहिबिटर होते हैं वो मेनली प्रोड्रग होते हैं। प्रोड्रग का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो डायरेक्टली जाके अपनी बॉडी के अंदर एक्ट नहीं करते। सबसे पहले जो प्रोड्रग होते हैं उनका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता, फिर वो कन्वर्ट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। प्रोड्रग का मीनिंग होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो जब बॉडी के अंदर जाएंगे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा तो इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव फॉर्म के अंदर। बट जो दो ये ड्रग है लिस्नोप्रिल और कैप्टोप्रिल, ये मतलब प्रो ड्रग नहीं, ये एक्टिव ड्रग है। बाकी जितने भी एसी इनहिबिटर होते हैं वो सब प्रो ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके हम लोग रूट की बात करें तो इनको जितने भी एसी इनहिबिटर होते हैं उनको हम कौन से रूट से देते हैं, तो बेसिकली इनको हम लोग मेनली देते हैं ओरल रूट से, ओरली देते हैं जितने भी एसी इनहिबिटर होते हैं। बायोबिलिटी की बात करें तो बायोबिलिटी इनकी वेरी करती है ड्रग टू ड्रग। जैसे लिस्नोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, तो इनकी बायोबिलिटी डिफरेंट रहेगी, वो ड्रग पे डिपेंड करता है। तो इसकी बायोबिलिटी की रेंज की बात करें तो रेंज होती है 25 से 70%, ठीक है ना। तो 25 से 70% इफेक्ट शो करते हैं और वो डिपेंड करता है कौन सा ड्रग दे रहे हैं, कि रेमिप्रिल दे रहे हो, कैप्टोप्रिल दे रहे हो, कौन सा ड्रग दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है।
बायोअवेलेबिलिटी का मीनिंग होता है कि मतलब जो ड्रग होते हैं वो एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना, कितना परसेंट ऑफ ड्रग है एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा, उसी को हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब यूजेस की बात करें एसी इन्वर्टर की, कहाँ किसकी मतलब इंडिकेशन, यूजेस का मीनिंग होता है इंडिकेशन, मतलब कहाँ पे हम लोग दे सकते हैं इन ड्रग को। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं एसी इन्हिबिटर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन MI कंडीशन में दे सकते हैं, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन कंडीशन के अंदर हम लोग एसी इन्हिबिटर को देते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर, वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इनका भी फंक्शन एसी इन्हिबिटर की तरह ही मतलब थोड़ा सिमिलर होता है इनका जो एक्शन है। तो जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो जो ये जो ड्रग होते हैं ARB, इनको बोलते हैं ARBs, ठीक है ना, ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जो ये ड्रग होते हैं जो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देते। तो जब एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो जो आगे की प्रोसेस है राज सिस्टम की वो भी स्टॉप हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो एसी इन्वर्टर का यही काम होता है, जो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर होते उनको ब्लॉक कर देते, फिर राज सिस्टम एक्टिवेट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो एसी जो जब ARBs देंगे तो उसके अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले क्या, रिलैक्सेशन ऑफ द वास्कुलर स्मूथ मसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे और वेसोडाइलेशन की कंडीशन अराइज होगी। जब वेसोडाइलेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी तो उस टाइम पे जो BP है वो भी फॉल हो जाएगा, जो मतलब जो प्रेशर जनरेट हो रहा था आर्टरीज की बॉल पे वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, और जो ARBs होते हैं वो एक्सक्रीशन कराते हैं सॉल्ट का और वाटर का। जब सॉल्ट और वाटर का एक्सक्रीशन होगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसका लो शार्टन आता है, टेलमी शार्टन आता है और ऑलमी शार्टन आता है, ये 3 एग्जाम्पल है ARBs के। और जो इनका जो रूट है, तो वो रूट है इनका, जो मतलब जितने भी ARBs होते हैं वो ओरली दिए जाते हैं। बायोबिलिटी की बात करें तो इनकी भी बायोबिलिटी डिपेंड करती है, और इनकी जो बायोबिलिटी का परसेंटेज है वो रेंज करता है 30% से लेकर 50% के बीच में। यूजेस की बात करें तो यूजेस इनके सेम है, जैसे एसी इन्हिबिटर के थे, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, MI में दे सकते हैं, CHF में दे सकते हैं और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में दे सकते हैं। इन दोनों के इंडिकेशन सेम है, मतलब इन्हीं कंडीशन में दे सकते हैं। बात कर रहे हैं एडवर्स इफेक्ट, तो मतलब ये ड्रग दे रहे तो उसके दौरान हमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन या फिर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग, वो सरकारी है, वो तो हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे आपको। और हाइपोटेंशन हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं, अगर ज्यादा ड्रग का ओवरडोज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। और URI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास है वो है डायरेक्ट रेनिन इन्हिबिटर। तो राज सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो रेनिन एंजाइम है उसकी हम लोग को नीड होती है। तो जो रेनिन एंजाइम है वो किडनी से रिलीज होती है, और जो एंजियोटेंसिनोजन है ये लीवर से निकलता है, ठीक है ना। तो जब राज सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कन्वर्ट होता है वो एंजियोटेंसिन 1 में। तो इसको जो कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है रेनिन। तो ये रेनिन एंजाइम है वो कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। फिर उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो राज सिस्टम का वो प्रोसीड होता है। तो जब हम डायरेक्ट इसको इनहिबिट कर देंगे, रेनिन इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है ना, रेनिन इनहिबिटर दे दिया, तो जी ये जो प्रोसेस है एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो रहा था एंजियोटेंसिनोजन 1 में, ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जो आगे की प्रोसेस वो हो ही नहीं पाएगी। तो जब राज सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर बेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो होगा, और सोडियम और वाटर का भी रिटेंशन बॉडी के अंदर नहीं होगा। तो जो मतलब जो ओवरऑल जो BP है, BP जो बढ़ा हुआ था, एलिवेटेड BP था, वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट रेनिन है इन्हिबिटर है, उसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एलिस्क्रिन और रेमिक्रिन, ये दोनों एग्जांपल हैं, वो डायरेक्ट रेनिन इन्हिबिटर के एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका जो मेन रूट है वो हम लोग ओरली देते हैं, ठीक है ना। बट इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो पुअर है, क्योंकि ओरल रूट के अंदर जो भी ड्रग देते हैं उनके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो होता है, FPM, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो उसकी वजह से जो इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। अगर हम डोज की बात करें तो डोज देते हैं 150 से 300 mg OD के अंदर। जो नेक्स्ट क्लास है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोगों ने
पिछली वाली जो डिजीज कंडीशन की उसके अंदर भी पढ़ा था, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सरफेस से ही बताएंगे। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो अपनी जो मायोकार्डियल मसल है उसके अंदर कैल्शियम जो आयन होती है, कैल्शियम आयन है, उसके इनफ्लक्स को इनहिबिट कर देते। जब कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स इनहिबिट हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। एग्जांपल की बात करें तो बेरापामिल है, डिल्टियाजैम है, नेपीडिपिन है, एम्लोडिपिन है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली करते क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कैल्शियम आयन है उसका इनफ्लक्स को इनहिबिट कर देते हैं, और जो जब कैल्शियम चैनल का इनफ्लक्स जो कैल्शियम आयन है उसका इनफ्लक्स इनहिबिट हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वर्कलोड है, जो मतलब रेट है, हार्ट रेट है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। अब बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट जो ड्रग देते हैं, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। अब अपनी बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो मेनली एक्टिवेट होता कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, कोई मतलब फाइट की कंडीशन हो गई, फ्लाइट मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस कंडीशन में अपना एक्टिवेट होता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मतलब ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब इंक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जो अल्फा अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा एड्रीजेनिक रिसेप्टर और बीटा और अल्फा एड्रीजेनिक रिसेप्टर वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता तो ये रिसेप्टर होते हैं वो इस कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं और जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें उसको रोकने के लिए अल्फा और बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर ड्रग देने पड़ते हैं। तो हम लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर। तो बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर के अंदर जो बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर के अंदर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जितने भी लोल वाले ड्रग होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। प्रोपेनोलॉल हो गया, मेटोप्रोलॉल हो गया, एटिनोलॉल हो गया, तो ये सब आते हैं बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर के अंदर। नेक्स्ट जो क्लास है वो अल्फा प्लस बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर। अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता तभी अपना वर्क शो करते हैं। तो इसको भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो बीपी की जो कंडीशन है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, वो भी ट्रीट होगी और बीपी भी डाउन होगा, मतलब फॉल होगा, बढ़ा हुआ एलिवेटेड बीपी है वो भी कम होगा। तो अल्फा प्लस बीटा एडिजेनिक ब्लॉकर की एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर दो आते हैं, लेविटालोल आता और कार्विडिलोल आता है, ये दोनों एग्जांपल आते हैं अल्फा प्लस बीटा एडिजेनिक ब्लॉकर के अंदर। फिर अल्फा रिसेप्टर भी होते हैं, अल्फा एडिजेनिक रिसेप्टर, इनका भी वही सिमिलर काम है, ये भी मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होते हैं और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो जब हम इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो फिर जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी नहीं और जो एलिवेटेड बीपी है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके होते हैं प्राजोसिन होता, टेराजोसिन होता और डॉक्साजोसिन होता है, ये तीन एग्जाम्पल है अल्फा एडिजेनिक ब्लॉकर के अंदर। फिर हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर सिंपैथेटिक ड्रग्स के अंदर वो है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। इसके अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो मिथाइल डोपा आता है और एक आता है क्लोनिडीन। ये दोनों ड्रग आते हैं सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक के अंदर। नेक्स्ट इज एंटी एरिथमिया। तो वो ड्रग जो रिथमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, हम उन ड्रग को बोलते हैं एंटी एरिथमिया ड्रग। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट रिथमिया आर कॉल्ड एंटी एरिथमिया ड्रग। अब रिथमिया क्या होती है? रिथमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो अपना हार्ट है वो मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करता है, मतलब जो कभी मतलब जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब बैलेंस नहीं रहती, इम्प्रॉपर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है हार्ट रेट। तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथमिया। तो एरिथमिया इज अ इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ द हार्ट वेदर इरेगुलर, टू फास्ट या टू स्लो। तो जो रिथमिया की कंडीशन उसमें जो हार्ट रेट है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, मतलब कोऑर्डिनेट मैनर में नहीं होती है, कभी तो बहुत ज्यादा स्लो होने लगती है, कभी बहुत ज्यादा फास्ट होने लगती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एरिथमिया। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं। बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली 4 ड्रग देते हैं हम लोग, 4 क्लास यूज करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस लेक्चर में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो ये चार क्लासेस हम लोग यूज करते हैं रिथमिया को ट्रीट करने के लिए। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल की बात करें तो क्यूनिडीन होती है,
प्रोकेनामाइड होता है और लिडोकेन। ये जो तीनों है ये एग्जांपल है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सबसे पहले क्यूनिडीन होता है, प्रोकेनामाइड होता है और लिडोकेन होता है। बात कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर, तो जितने भी लोल आते हैं वो एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सब आते हैं बीटा ब्लॉकर के अंदर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो इसमें आता बेरापामिल आता, नेपीडिपिन, एम्लोडिपिन, जितने भी डिपिन आते हैं वो सब आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर। फिर लास्ट है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तो इसके अंदर आता एमियोडेरॉन और ब्राइटिलियम, ये दोनों आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, ठीक है ना। तो जो बीटा ब्लॉकर है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इन दोनों ड्रग को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब इस लेक्चर में हम लोग 2 से 3 बार इन दोनों की हम लोग बात कर चुके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर वो ड्रग होते हैं जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। जो अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम लेयर है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो उसके अंदर जो सोडियम चैनल होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। जब सोडियम चैनल का वर्क क्या होता है, वहां पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड होता है। तो मतलब जो सोडियम चैनल होते हैं उससे सोडियम सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स के बाहर आता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जितनी स्पीड से सेल के अंदर और सेल के बाहर जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो हार्ट रेट होती है वो अपनी चलती है, ठीक है ना। तो जब सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ब्लॉक का मतलब होता है जो इनका एक्शन पोटेंशियल है सेल के अंदर जाने का और सेल से बाहर आने का, वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो जब वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगी और मतलब एक कंटिन्यूअस मैनर में रहेगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी नहीं और जल्दी कम नहीं होगी। तो इस कंडीशन के अंदर इन चैनल को ब्लॉक करते हैं, मतलब ये चैनल मतलब अपना काम स्लो कर देते हैं। ये भी स्लो हो जाते हैं तो हार्ट रेट भी स्लो हो जाती है और कंटिन्यूअस मैनर में स्लो मतलब धीमे धीमे हार्ट रेट चलती रहती है। तो मतलब फिर से इम्प्रॉपर नहीं होती, बढ़ती है और घटती नहीं है बार बार। तो ये होता है सोडियम चैनल का मतलब मोड ऑफ एक्शन। अब इंडिकेशन की बात करें हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर कहाँ दे सकते हैं, एरिथमिया की कंडीशन में देते, और जो क्यूनिडीन है वो मलेरिया की कंडीशन में भी देते। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो ये ड्रग है क्यूनिडीन, ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, तो एरिथमिया और मलेरिया के अंदर देते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कहाँ पे हम लोग ये सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं देते, तो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देते हैं, और कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उसके अंदर नहीं देते, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाए उस कंडीशन के अंदर भी नहीं देते, और सीवियर हेपेटिक डिसऑर्डर वहां पे नहीं देते। अब बात करें हम लोग इसके डोज की, तो कितना कितना डोज देते हैं। तो जो क्यूनिडीन है उसका 100 से 200 mg देते TDS में, और जो प्रोकेनामाइड है उसको 0.5 से 1 ग्राम देते हैं डेली। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम CCB भी बोलते हैं। तो CCB दैट इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द कार्डियक मसल्स एंड लीडिंग टू वैसोडाइलेशन एंड रिड्यूस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है बेसिकली करते क्या है, जो अपने सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर देते। तो कैल्शियम का काम क्या है बेसिकली, मसल को जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम। तो जब कैल्शियम मसल सेल्स है उसके अंदर जाएगा ही नहीं, इन्फ्लक्स ही रुक जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यही करते हैं, इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन। जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स रुक जाएगा, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, कार्डियक मसल के अंदर नहीं जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वैसोडाइलेशन होगा और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा तो वैसोडाइलेशन होगा सबसे पहले। वैसोडाइलेशन होने के बाद रिड्यूस द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो मायोकार्डियल मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वर्कलोड होता है, जो हार्ट का वर्कलोड है वो कम हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। जब वर्कलोड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की नीड हमको कम पड़ेगी, ऑक्सीजन सप्लाई भी हमें कम ही चाहिए होगी इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यही करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स को इनहिबिट करते हैं, वैसोडाइलेशन होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मायोकार्डियल मसल है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको रिड्यूस करता, तो ओवरऑल जो वर्कलोड है हार्ट की वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर आता है वेरापामिल आता है, डिल्टियाजैम आता है, और डिपिन वाले जितने भी आते हैं, नेपीडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, मतलब डिपिन जहाँ पे भी लगा हो, DIPINE डिपिन, तो डिपिन जहाँ पे भी लास्ट में लगा हो समझ जाना वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो नेफिडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, एमिलोडिपिन हो गया,
और नीमोडिपिन, जितने भी डिपिन वाले हैं वो सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ही आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं विरापामिल की। तो विरापामिल क्या कार्डियो डिप्रेसेंट है, ठीक है ना, जो अपने कार्डिया के फंक्शन है उनको डिप्रेस करता है। तो क्या क्या करता है ये, सबसे पहले तो डिक्रीज करता है हार्ट रेट कम हो जाती है इसके अंदर, नॉर्मल 72 होती है, 72 बीट पर मिनट, तो इसको ये डिक्रीज कर देता है, इससे कम हो जाती है, ठीक है ना। डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर रहे थे, जो कोई भी सेल है इसके अंदर कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स को रोक रहे थे, ठीक है ना। इसके सेल्स के अंदर जा ही नहीं रही कैल्शियम, जब कैल्शियम जाएगी नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो जब वो रिड्यूस हो जाएगी तो जो मायोकार्डियल मसल है वो भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मायोकार्डियल का जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और तीसरा क्या करेगी, डिक्रीज इन द एबी बंडल कंडक्शन। जो एबी बंडल होते हैं मतलब हार्ट के पास अपना खुद का पेसमेकर होता, ऐसे नोड वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता और वही रेगुलेट करता हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जो एबी बंडल के कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, तो जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो रिदम है कॉन्ट्रैक्शन का वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इस कंडीशन मतलब ये भी जो वर्कलोड है वो कम ही करता है विरापामिल। तब डोज की बात करें तो डोज कितना देते हैं विरापामिल का, तो डोज की बात करें तो 40 से 160 mg देते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें हम लोग एडवर्स इफेक्ट। अब ये ड्रग दे रहे हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना। तो ये हम लोग को एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है डिल्टियाजेम। अब डिल्टियाजेम की बात करें तो ये डायलेट करता है कोरोनरी आर्टरीज को, ठीक है ना, डायलेटरी इफेक्ट शो करता है, कोरोनरी आर्टरी का जो डायलेशन करता है और जो उसका डायमीटर है वो बढ़ाता है, जिससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो वो खत्म हो जाए और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके हार्ट तक, ठीक है ना। और इट इज यूज्ड इन द एंजाइना ड्यू टू द कोरोनरी डायलेटरी इफेक्ट। तो एंजाइना कंडीशन के अंदर इसको देते हैं क्योंकि कोरोनरी डायलेटरी इफेक्ट शो करता है डिल्टियाजेम। अब इसके रूट की बात करें तो ओरली दिया जाता है, और डोज की बात करें तो 30 से 60 mg TDS में देते हैं, ठीक है ना, डिल्टियाजेम। फिर बात कर रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी पाइरिडिन्स की, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DHPs, ठीक है ना। तो DHPs मतलब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ही पार्ट है। तो इसके अंदर जितने भी डिपिन वाले होते हैं जो हमने यहाँ बताए थे, नीमोडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब DHP के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, डाईहाइड्रोक्सी पाइरिडिन्स के अंदर ही आते हैं। तो ये भी कैल्शियम चैनल वो कैल्शियम आयन को इनहिबिट करते हैं और वेसोडायलेटरी इफेक्ट शो करते हैं। हाँ, कैल्शियम आयन जाएगी नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं मसल्स का, तो वेसोडायलेशन इफेक्ट शो होगा इस कंडीशन के अंदर भी। और जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो सब ओरल रूट से दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली है, ओरल देते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल की बात करें DHPs की तो नेपिडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, ये जितने भी डिपिन वाले वो सब इसके अंदर ही आते हैं। इंडिकेशन की बात करें हम लोग कहाँ देते हैं इनको, एंजाइना पेक्टोरिस में देते, हाइपरटेंशन में देते और माइग्रेन की कंडीशन में देते, ठीक है ना। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थे ये सब। फिर उसके बाद कुछ अदर ड्रग भी हम लोग दे सकते हैं, तो उसके अंदर हम लोग देते हैं डाइप्रीडामोल देते हैं, रेनोल्जिन देते हैं, ठीक है ना, और ट्राइमेटाडिजिन देते हैं। ये तीनों ड्रग और देते हैं, ये मतलब कैल्शियम चैनल के अलावा हम लोग कौन से दे सकते हैं, तो डाइप्रीडामोल हो गया, रेनोलाजिन हो गया और ट्राइमेटाडिजिन हो गया, ये 3 ड्रग है, ये हम लोग और दे सकते हैं। तो ये सब कैल्शियम वो जितने भी अपने जो अभी ड्रग पढ़े हैं वो सब एंजाइना के ड्रग थे। तो जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग दे रहे थे उन ड्रग को हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और जो सोडियम चैनल ब्लॉकर उनका जो एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये ड्रग देते पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, दे प्रमोट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते। एक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, मतलब जो ये जो चैनल है ना, जो मतलब इन्फ्लक्स मतलब जो मायोकार्डियम लेयर है हार्ट के अंदर, उसके अंदर उसके सेल्स के अंदर जाना और बाहर निकलना, तो उसका जो एक्शन है वो मतलब स्लो कर देंगे, मतलब धीमे धीमे अंदर बाहर जाएंगे। तो जब वो धीमे धीमे अंदर बाहर होंगे ये जो आयंस, तो जो हार्ट रेट है वो भी मतलब स्लो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो एक सिस्टमैटिक मैनर में हार्ट अपना बीट करेगा,
इम्प्रॉपर बीटिंग नहीं होगी, कभी ना कभी बहुत ज्यादा हो रही, कभी बहुत कम हो रही, ये कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलेगी। हार्ट प्रॉपर एक रेगुलर पैटर्न में बीट करेगा और हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। और जो पोटेशियम चैनल ब्लॉक है वो बेसिकली ब्लॉक करते हैं पोटेशियम चैनल को, जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं डोज की, तो जो एम्यूडेरोन है ड्रग, उसके डोज की बात करें तो 400 से 600 mg देते हैं डेली और ओरली देते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल है। इंडिकेशन की बात करें तो एट्रियल फिब्रिलेशन में, मतलब फिब्रिलेशन का मतलब होता है जब जो अपना हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब ऐसे फड़फड़ाता है, तो उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर देते वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब वेंट्रिकुलर सही से मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में देते ब्रेडिकार्डियम देते और सीएचएफ में देते कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन कंडीशन के अंदर हम लोग पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।